Welcome everyone. Welcome to GS with Yashodhara. Although I am not Yashodhara, चैनल का नाम है GS with Yashodhara. जो लोग नए आए हैं तो कंफ्यूज मत होना कि मेरा नाम यशोधरा है. तो GS with Yashodhara शुरू करने का जो इनिशिएटिव था यशोधरा का, it was mainly to help those people who are preparing for civil services exams. हालांकि जो भी हम GS इस चैनल पे पढ़ाएंगे उस चैनल में सारी ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, बट फोकस अभी इस अगले 1 महीने 1.5 महीने में KAS और UPSC के एग्जाम्स का है. और शुरुआत GS विद यशोधरा में हुई थी इंटरनेशनल रिलेशन से, जो IR के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे. अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखे अभी तो प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट, गो टू द होम पेज ऑफ द चैनल एंड वहां से आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. आज दोस्तों हम शुरू करेंगे यहाँ पर इकोनॉमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बजट 2021-22. दोस्तों बजट हमेशा हर एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, स्पेशली सिविल सर्विसेज का, और उससे सवाल बनता ही बनता है, चाहे वो फिर इकोनॉमी का हो चाहे फिर कोई नई गवर्नमेंट स्कीम का हो, क्योंकि बजट में नई गवर्नमेंट स्कीम भी बड़ी सारी होती हैं और पूरे साल में क्या क्या होने वाला है, कौन से नए बिल पास होने वाले हैं, कौन सी नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, तो वो भी बजट में होता है. उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनने की काफी प्रोबेबिलिटी रहती है. तो हम 2 या 3 लेक्चर में बजट को खत्म करेंगे. और बजट को शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कुछ बजट में चेंजेस आई हैं जो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा. तो मैं अपने साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग बजट के इस डॉक्यूमेंट को देख पाएं. सो जस्ट अ सेकंड. यस, हियर वी आर एंड नाउ द स्क्रीन विल बी शेयर्ड विद यू. दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है हमारा जो आपके साथ शेयर भी हो जाएगा. तो इस डॉक्यूमेंट में दोस्तों सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा बजट एज सच जो प्रेजेंट करती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या फिर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, इनका प्रेजेंट करने का मकसद क्या होता है. क्या वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्या वो मतलब कोई लीगल रिक्वायरमेंट है उनकी जिसके तहत उनको करना ही करना है. तो यस, इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट. एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड मेंशन है, बजट का नहीं. बजट बूगे वर्ड, फ्रेंच वर्ड से निकला जिसका नाम होता है लेदर बैग, और ट्रेडिशनली लेदर बैग में ही लाया जाता था बजट को. आपने देखा भी होगा कई बारी फाइनेंस मिनिस्टर को उस लेदर बैग के साथ. हालांकि निर्मला सीतारमण जो कि प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है, उनने इस ट्रेडिशन को बदल दिया. अब वो एक लाल कपड़े में लेके आते हैं उसको और लेदर बैग को खत्म कर दिया, लेकिन बजट वहीं से नाम निकला और पूरी वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज इस टर्मिनोलॉजी को यूज करती हैं. दोस्तों जो बजट है वो दरअसल आने वाले फाइनेंशियल ईयर का सरकार का, गवर्नमेंट का क्या खर्चा होने वाला है और इनकम कहां से आने वाली है, इसका स्टेटमेंट है. यानी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू. रेवेन्यू कहां कहां से अर्न करने वाले हैं गवर्नमेंट, चाहे वो टैक्स रेवेन्यू हो चाहे वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो, और कि कहां कहां पर वो स्पेंड करने वाले हैं, कौन से नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, कौन सी नई स्कीम्स आने वाली हैं. अच्छा, आपका एजुकेशन पे कितना लगने वाला है, हायर एजुकेशन पे कितना लगने वाला है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना लगने वाला है, रोड कितना कंस्ट्रक्ट होगा, नई कौन सी डिफेंस डील होने वाली, सब चीजें इसमें मेंशन होती है. तो दोस्तों सबसे पहले तो बजट एक लीगल रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना है. कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड इशू है, बजट का नहीं है, पहली बात. दूसरी बात दोस्तों, बजट होता है किसी भी साल के 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक. जैसे कि जो इस बारी बजट प्रेजेंट हुआ उसकी जो वैलिडिटी है वो है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक. इसी साल के बारे में पूरी बातें होती हैं, इसी साल के खर्चे, इसी साल में कितनी इनकम होगी, सब इसी साल के लिए होता है. तो फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक होता है, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक. और 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होगा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक. तो ऐसे फाइनेंशियल ईयर चलता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों. और साथ ही साथ बजट जो है इसमें 3 मेजर चेंजेस हुई 2017 में, ये भी मैं आपको बता दूं. तो सबसे पहले तो दोस्तों जो बजट में चेंजेस हुई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं. थोड़ा वाइट पोर्शन निकालूं ताकि मैं यहाँ लिख पाऊं अच्छे से, इससे ज्यादा जूम इन हो नहीं रहा है ये, तो यहाँ लिख देते हैं हम. तो दोस्तों जहां तक बात की जाए बजट की, 2017 में 3 मेजर चेंजेस जो हुई थी उसमें से नंबर 1 जो था वो था कि जनरल बजट और रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया. पहले रेलवे बजट और जनरल बजट अलग अलग रिकॉर्ड हुआ करता था, अलग अलग प्रेजेंट किया जाता था. 2017 से पहले रेलवे मिनिस्टर अलग से आते थे अपना बजट लेकर और
जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे वो अलग से आते थे, लेकिन 2017 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, 2017 में आखिरी 5 ईयर प्लान खत्म हो गया। अगर आपको नहीं पता तो प्लानिंग कमीशन नाम की एक बॉडी हुआ करती थी, और प्लानिंग कमीशन का काम था कि अगले 5 साल में, हर 5 साल के लिए पूरी कंट्री के लिए एक डेवलपमेंट प्लान बनाना, और उसी के अकॉर्डिंग बजट भी प्रेजेंट किया जाता था, उसी के अकॉर्डिंग कंट्री की पूरी पॉलिसी चलती थी। लेकिन जब नई गवर्नमेंट आई 2014 में, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया, उसकी जगह पे नीति आयोग को शुरू कर दिया, और उस टाइम पे 2014 में ऑलरेडी 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था, है ना। 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था। उस 12th 5 ईयर प्लान का टाइम कहां से कहां तक था, 2012 से लेकर 2017 तक। तो अब देख रहे हैं आपकी 17 में ये प्लान खत्म हो गया, तो 17 तक, 2017 तक प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की अलग अलग डिफरेंशिएशन हुआ करती थी, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड की, और ये चीज जो है खत्म कर दी गई, यानी प्लान नॉन प्लान की डिफरेंशिएशन को खत्म कर दिया गया 2017 में। और तीसरी चीज, बजट पहले फरवरी के आखिरी वीक में प्रेजेंट किया जाता था, तो 2017 से बजट को फर्स्ट वीक में एडवांस कर दिया गया। पहले उसको ना एडवांस करके 2017 में फरवरी में लाया गया। क्यों होता है ऐसे दोस्तों, क्योंकि बजट को पास भी तो करना है। आप बोलोगे सर 1 अप्रैल को नहीं प्रेजेंट करते, अब जैसा बजट प्रेजेंट हुआ है उसको डिस्कस भी करना है, बताना है पार्लियामेंट को, लोकसभा को, कि क्या क्या हमने लाने वाले हैं, फिर उसको पास करना है। हालांकि पास हमेशा हो ही जाता है बजट, क्योंकि जिस गवर्नमेंट ने बजट लाया होता है वो मेजोरिटी में होती है जनरली, या फिर कोलिशन में होती है, लेकिन फिर भी ये रिक्वायरमेंट है कि बजट को पास करना है लोकसभा को, तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसीलिए फरवरी में ही प्रेजेंट किया जाता है बजट को, ताकि 1-2 महीने जो उनको डिस्कशन में लगेंगे, तब तक अप्रैल तक आते आते वो बजट पास हो जाए। क्योंकि अगर 1 अप्रैल या अप्रैल महीना अगर आ भी गया और तब तक बजट पास नहीं हुआ, तो परमिशन नहीं होती गवर्नमेंट को कोई भी पैसा इस्तेमाल करने की, क्योंकि हर साल बजट जो पास होता है वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, यानी किसी भी साल के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक परमिशन दी जाती है गवर्नमेंट को। उसके बाद फिर से नई परमिशन लेनी है, फिर से नया बजट पास करना है, तभी वो पैसा खर्च सकते हैं। अदरवाइज 31 मार्च के दिन पैसा खर्चो ना खर्चो सारा लैप्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो 3 चीजें आई, नंबर 1 जनरल बजट डिलीवरी को मर्ज कर दिया गया, नंबर 2 प्लान नॉन प्लान डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म कर दिया गया, नंबर 3 बजट पहले फरवरी के लास्ट वर्किंग डे में या फिर लास्ट वीक में प्रेजेंट किया जाता था, और 2017 से इसको एडवांस करके फरवरी में लाया गया। ये क्या रीजन है हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बेसिकली होता यह था कि अभी बजट पर डिस्कशन ही चल रही होती थी और नया फाइनेंशियल ईयर आता था, तो उसके लिए कुछ वोट ऑन अकाउंट नाम की चीज पास करनी पड़ती थी, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो वो उसकी चीज को खत्म करने के लिए ये किया गया था। तो ये 3 चीजें आपको पता चल गई। साथ ही साथ दोस्तों, अगर मैं बात करूं बजट कहां कहां प्रेजेंट होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होता है और लोकसभा में भी होता है, पार्लियामेंट में भी होता है। सही बात है। कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। कौन प्रिपेयर करता है बजट को, ये सवाल बन सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बजट को प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कौन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो ये भी सवाल बन सकता है कि भैया बजट को प्रिपेयर करने में कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। पहले सिर्फ मिनिस्ट्री पूछा करते थे, अब थोड़ा एग्जाम में और डिटेल में पूछा जा रहा है कौन से डिपार्टमेंट ने उसको किया। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो इस बजट को प्रिपेयर करते हैं, और फाइनली फिर फाइनेंस मिनिस्टर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आके बजट को प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। अभी कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण। ठीक है जी। तो ये भी आपको पता चल गया कि कौन सा डिपार्टमेंट करता है प्रिपेयर। अब दोस्तों, बजट में 2 किस्म के खर्चे होते हैं, 2 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। बेसिकली अकाउंट्स इन द सेंस की 2 ब्रॉडर हिस्सों में बजट को डिवाइड किया जा सकता है। एक तो आ गया खर्चा, खर्चे जो किया आपने, एक हो गया इनकम। ठीक है, तो रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, है ना। तो दोस्तों क्या क्या 2 हिस्से आ जाएंगे, आर फॉर रिसीट और ई फॉर एक्सपेंडिचर। दोस्तों रिसीट यानी कैसा रिसीव करना, एक्सपेंडिचर यानी जो आपने एक्सपेंड किया। ये 2 किस्म की चीजें होंगी बजट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का। अब इन खर्चे और रिसीट भी 2 किस्म के होते हैं, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या करूंगा मैं, फर्दर डिवाइड करूंगा इसको, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ये इसको कहीं लिख लो आप, ताकि इसको मैं मिटा के आगे बता सकूं। अब भी दोस्तों कैपिटल है, कैपिटल इसको लिख के अब मैं लिख दिया होगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। कैपिटल रिसीट का मतलब हो गया, कैपिटल की बात कर रहे हैं, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो रिसीट, वो इनकम जो या तो आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ाए या आपकी एसेट की वैल्यू कम कर दे। ये आसान भाषा में, कोई भी ऐसा इनकम, कोई भी ऐसा पैसा जो आपके हाथ में आ रहा है, जो या तो आपकी इनकम को, आपके लायबिलिटी को बढ़ाए या आपके एसेट की वैल्यू को कम करे, उसको कहोगे कैपिटल रेवेन्यू। ठीक है ना, कैपिटल रिसीट, सॉरी कैपिटल रिसीट। और कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपके एसेट की वैल्यू को बढ़ाए या फिर आपकी लायबिलिटी को कम करे, इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि अगर आपने खर्चा करके रोड बनाया, ब्रिज बनाया, बिल्डिंग बनाई, मेट्रो बनाया, तो इससे आपके एसेट की वैल्यू बनी, एसेट क्रिएट हुआ, आपका एसेट की वैल्यू बढ़ गई, आपके पास जितने एसेट उसकी वैल्यू बढ़ गई। पहले आपके पास लेट से 1000 करोड़ के एसेट थे, आपने मेट्रो बना दिया तो आपके पास 1050 करोड़ के एसेट बन गए, एसेट की वैल्यू बढ़ी। तो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने मान लो कोई इनकम पे कर दी किसी को, आपने मतलब आप लोगों की सैलरीज पे कर रहे हो, अपने एम्प्लॉयज की सैलरी पे कर रहे हो, खर्चा तो है आपका, लेकिन क्या वो खर्चे की वजह से आपका एसेट की वैल्यू बढ़ी? भैया आपने इनकम दी, इनकम उन्हें खर्च कर दी, एसेट तो क्रिएट हुआ नहीं, तो वो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, वो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब कैपिटल रिसीट की बात कर लो, आपने किसी से लोन लिया, लोन लिया आपने, लोन लेके आपके सर पे लाइबिलिटी आई, लाइबिलिटी अगर आई तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल रिसीट। या फिर आपने अपनी कंपनी के शेयर बेचे, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपने ही कंपनी के शेयर्स को बेच रही है, इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जब डिसइन्वेस्टमेंट करोगे आप, अपनी कंपनी के शेयर सेल किया आपने, तो क्या आपके पास पैसा आया, लेकिन क्या आपकी एसेट की वैल्यू कम हुई? बिल्कुल हुई। पहले मान लो आपके जो आपकी कंपनी थी उसमें आपके 70% शेयर थे, अब 50 ही रह गए, तो आपकी एसेट की वैल्यू कम हुई ना। तो जिस रिसीट से या तो आपके लायबिलिटी बढ़े या तो आपकी एसेट की वैल्यू कम हो, उसको कहेंगे कैपिटल रिसीट। जिस एक्सपेंडिचर से एसेट की वैल्यू बढ़े या फिर लायबिलिटी घटे, उसको क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे अगर आपने लोन रिपेमेंट किया, अगर आप लोन का असल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट किसी को वापस देते हैं, तो आपका लायबिलिटी कम हुई ना। पहले आपके सर पे 1 करोड़ का था, आपने 50 लाख वापस दिए, तो आपके ऊपर 50 लाख ही रह गए, आप तो उसको कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यानी कैपिटल रिसीट वो होगी जिसमें या तो आपकी लायबिलिटी, एल फॉर लायबिलिटी, इंक्रीज हो या फिर एसेट की वैल्यू क्या हो, कम हो। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये हो गया या तो आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ गई, जैसे रोड बना दिया आपने, मेट्रो बना दिया, या फिर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई। आसान भाषा में ये बना लो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं कैप रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में दो चीजें आएंगी, रिसीट और एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों जब भी जो भी डे टू डे बेसिस की बात कर रहे हैं, जो भी डे टू डे बेसिस खर्चे की बात करें, डे टू डे बेसिस की रिसीट की बात करें, जिससे ना तो लायबिलिटी में कोई फर्क पड़े ना तो एसेट पे कोई फर्क पड़े, वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लो गवर्नमेंट टोल कलेक्शन कर रही है, फीस कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट कॉलेजेस से, तो ये कलेक्ट करने की वजह से क्या आपकी लायबिलिटी पे कम हो रही है, क्या या बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है, वो तो आपकी अपनी इनकम है, ना ही आपके एसेट की वैल्यू में कोई कमी आ रही है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, रेवेन्यू रिसीट। और सारे वो खर्चे जिसकी वजह से ना तो आपके एसेट पे कोई फर्क पड़ रहा है ना तो आपकी लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ रहा है, तो क्या होगा वो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों चीजें डिफरेंस पता होना चाहिए। सवाल बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल की जहां भी बात है तो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू में ऊपर नीचे होगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट की जहां बात है वहां ना तो एसेट पे कोई फर्क पड़ेगा ना तो लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। आसान भाषा में समझ में आ गया? तो ये होता है दोस्तों, ये सब चीजें जानना इंपॉर्टेंट थी बजट शुरू करने से पहले। तो दोस्तों आओ अब हम थोड़ा बजट की बातें करें। ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है, ये आपको भी मिल जाएगा। दोस्तों देखो, इसमें बजट कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री वगैरह क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। यूनियन बजट में ये भी मैंने बता दिया आपको कि
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज किया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो बजट का वर्ड यूज नहीं किया गया, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। उसके साथ साथ में अब हम आते हैं कि हिंदी में बजट को क्या कहा जाता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो हिंदी में बही खाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बही खाता, बही खाता। और हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर साल होता है, ट्रेडिशन है। बजट प्रेजेंट करने के बाद फौरन बाद क्या होता है? हलवा सेरेमनी होती है, हलवा बांटा जाता है। तो शायद क्या पूछा जा सकता है, किसको पता है ना? तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बजट डेफिसिट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बजट डेफिसिट्स दोस्तों, अब देखो हर बारी बजट में डेफिसिट्स आते ही आते हैं। हर साल सरकार अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चती है, ये बात फॉर श्योर है। कभी ऐसा नहीं होता कि सरकार की आमदनी ज्यादा और खर्चा कम है। हमेशा खर्चा ज्यादा होगा, आमदनी कम होगी, चाहे आमदनी कितनी बढ़े, हमेशा ऐसा ही होगा। क्यों? अब मान लो आप लोग सोच रहे हो कि जब हमारा पास नौकरी लगेगी, जब इनकम बढ़ेगी, 5 लाख जमा होंगे, तब हम गाड़ी खरीदेंगे। ऐसा होता है क्या? बहुत रेयरली ऐसा देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए डेवलपमेंट की, उस डेवलपमेंट के लिए आपको लोन लेना पड़ता है। आप लोन लेते हो, मंथली ईएमआई पे करते हो, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स आप करते हो, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। और आप गाड़ी पहले खरीदते हो, घर पहले बनाते हो, पेमेंट बाद में करते हो। अगर आप हमेशा इंतजार करते रहो कि पहले आपके पास पैसा जमा हो, फिर आप उसको खर्चो, उसके बाद कहीं जाके आप गाड़ी खरीदोगे, उसके बाद कहीं जाके आप घर बनेगा, तो आपकी उम्र निकल जाएगी, डेवलपमेंट नहीं होगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप खर्चा ज्यादा करें और आपकी इनकम है बाद में आप उसको करते रहे। वैसे ही कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी, अगर कंट्री वेट करती रहे कि पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप हो तब हम मेट्रो बनाएंगे। देखो मेट्रो किसकी हेल्प से बना इंडिया में? दिल्ली में किसकी हेल्प से बना? जापान की हेल्प से बना। अगर हम वेट करते नहीं, पहले टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करेंगे, खुद एक्सपर्टीज लाएंगे, उसके बाद मेट्रो बनाएंगे, तो तब बनती है ना? सिमिलरली कई सारी चीजें हम बाहर से सीख के शुरू कर देते हैं, उधार लेके शुरू कर देते हैं, ताकि डेवलपमेंट होती रहे कंट्री। अदरवाइज अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि पहले हम पूरा पैसा जमा कर लें, उसके बाद हम खर्चेंगे, तो आपकी डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाएगी। सिमिलरली देयर इज ऑलवेज डेफिसिट, वी ऑलवेज स्पेंड मोर देन आवर इनकम, और इसी की वजह से डेफिसिट्स आते हैं। इन डेफिसिट्स की बात करते हैं। देखो दोस्तों, इसमें आपका आ गया सबसे पहले बजट डेफिसिट, फिर आ गया रेवेन्यू डेफिसिट, फिर आ गया आपका फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये 4 किस्म के डेफिसिट जो हमको पढ़ने हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों, दोबारा यहीं पर आ जाते हैं हम। दोस्तों बात की जाए जहां तक डेफिसिट्स की, बजट डेफिसिट की, बजट डेफिसिट बीडी, जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है उसमें से जब आप टोटल रिसीट्स माइनस कर दो, यानी जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ माइनस जितना भी रिसीट था, उसको कहोगे बजट डेफिसिट। सही बात है। लेकिन दोस्तों ये जो डेफिसिट है, ये अब इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता, पहले किया जाता था, खत्म कर दिया गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? आप सोचो जो ये रिसीट है जिसको हम अपनी इनकम मान रहे हैं, हर साल गवर्नमेंट पैसे उधार भी लेती है मार्केट से, तो इस रिसीट में वो उधार का पैसा भी, मान लो आपका एक्सपेंडिचर था 100 रुपए और आपका रेवेन्यू जो था, रिसीट था, वो 90 रुपए था, तो आप बोलोगे अच्छा हमें 10 रुपए का डेफिसिट। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इस 90 रुपए में 70 रुपए तो हमारी कमाई थी, 20 रुपए का हमने लोन उठाया था। तो आपका डेफिसिट असल में क्या है? 100 माइनस 70, क्योंकि 20 रुपए का क्या है, आपने उधार उठाया था, तो आपका डेफिसिट 30 रुपए है, लेकिन आपको लग रहा था 10 रुपए। तब ये गलत तरीका था कैलकुलेट करने का। ठीक है, कैलकुलेट करने का गलत तरीका था, इसीलिए बजट डेफिसिट को कैलकुलेट नहीं किया जाता। ठीक है जी। अब आ गया रेवेन्यू डेफिसिट, आरडी, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू अकाउंट जो है, यानी डे टू डे बेसिस का अकाउंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट की हमने बात की थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट। जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जिससे ना तो कोई लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज हो, ना ही एसेट में, से माइनस करें रेवेन्यू रिसीट को, तो जो ये आएगा, ये जो वैल्यू आएगी, इसको हम कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। आसान था। अगर इस रेवेन्यू डेफिसिट में से मैं माइनस करूं ग्रांट्स टू स्टेट्स,
ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन, तो इसको मैं कहूंगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। यानी जब रेवेन्यू डेफिसिट से आप वो पैसा निकाल दो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी थी स्टेट गवर्नमेंट को कैपिटल क्रिएशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तब आएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ईआरडी। और इसी तरीके से जब मैं बात करूं फिस्कल डेफिसिट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिस्कल डेफिसिट जो आप अक्सर न्यूज में भी सुनते हैं, जिसको सेट करना बड़ा जरूरी है। तो जब आप टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स को, यानी वो रिसीट्स जो हमने अपना इनकम है, अपना पैसा है, जो उधारी वाला नहीं है, क्या लिखा, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। जब टोटल एक्सपेंडिचर में से आप माइनस कर दो वो रिसीट्स जो आपने सिर्फ अपने से कमाई है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, यानी वो जो आपने कमाई है जिसमें वो उधार नहीं है, तो जो निकल कर आएगा वैल्यू क्या है, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था बजट की कुछ शुरुआत। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अब बजट शुरू करेंगे, 2-3